सो हेलो या नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी ऑफिसर्स। चलिए आज फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई क्रॉप। और आज की जो हमारी क्रॉप है, बेसिकली हम आज क्लास में दो क्रॉप को डिस्कस कर लेंगे और दोनों हमारी क्रॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आपको हिंट दूं कुछ, तो आप ट्राई करना कि आज की हमारी क्रॉप कौन सी रहने वाली है। एक तो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है जो कि कहीं ना कहीं 17 एरोमा से, आप कहोगे 17 एरोमा क्या होता है सर? 17 एरोमा उसमें पाई जाती हैं और 17 एरोमा के ही कारण इसको हम क्वीन ऑफ ऑयल सीड कहते हैं। आप नहीं जानते होंगे, जब भी हम एरोमा की बात करते हैं, सुगंध की बात करते हैं, तो हमको वो चीज़ अट्रैक्ट बहुत करती है। और जब कोई चीज़ हमको अट्रैक्ट बहुत करती है तो उसको हम हमेशा फीमेल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें फीमेल से कनेक्ट करते हैं। और जब हम फीमेल से कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो क्यों कर रहा है उसको, कि उसमें सुंदरता देखने को हमको सुंदरता मिल रही है, यानी कि वो लोहा इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, एक वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, और अगर मैं आपको और सिंपल करने का ट्राई करूं, ये जो हमारी क्रॉप आज की रहने वाली है, इसमें पॉपकॉर्न लाइक इसके ऑयल में आपको सुगंध देखने को मिलती है। ठीक है, अब गेस करिए आप सभी ऑफिसर्स, कौन सी हमारी क्रॉप रहने वाली है। और दूसरी क्रॉप, आज हम दो क्रॉप डिस्कस करेंगे। एक हमारी क्रॉप रहने वाली है जिसमें हम रिबोनिंग प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम फर्मेंटेशन कराते हैं। फर्मेंटेशन इन द सेंस नहीं कह सकते, लेकिन हम उसको एज बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं उसके। कोई गेस कर सकता है क्या? बताओ सभी को गुड मॉर्निंग। सूरज, मनीष, हितेश, साक्षी, रवि, वेरी, बताओ कौन सी हमारी क्रॉप आज रहने वाली है? नहीं आ रहा कुछ मन में? नमस्कार नमस्कार सभी को, हिंट दे दिया है मैंने। पहली क्रॉप हमारी रहेगी जिसमें लगभग 17 एरोमा पाई जाती हैं, 17 सुगंधित एरोमेटिक केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि सुगंध प्रदान करते हैं। नहीं हो रहा है? क्वीन ऑफ ऑयल सीड को तो जानते ही होंगे, अब तो बता दो। चलो क्लास को अपनी शुरू कर लेते हैं। और कल जो आपको डिस्कस किया गया था, ये होप नहीं, ये मेरा मानना भी है और आपका कर्तव्य भी है कि जब भी आप क्लास में जुड़ें तो जो रिवीजन आपको दिया गया है, जो आपको होमवर्क दिया गया है, इन द सेंस जो अगली क्रॉप हम लोग पढ़ते हैं, उस क्रॉप को जरूर आप रिवाइज करके एक बार आए। ठीक है, उस क्रॉप को जरूर आप एक बार रिवाइज करके आए। ठीक है, तो कल अच्छा टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग ज्वाइन हो जाना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो पर्सनल भी आप डिस्कस कर सकते हो। कल जो हमने क्रॉप पढ़ी थी, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप थी, मस्टर्ड। यहां से क्वेश्चन हमको देखने को ही जरूर मिलते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछ लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को, आज की जो फसल है हमारी नई, उसको शुरू करते हैं। सनफ्लावर तो नहीं, हमारी सनफ्लावर क्वीन कहते हैं क्या हम सनफ्लावर को? गलत गेस कर रहे हो सभी लोग। चलो, हमने कल मस्टर्ड पढ़ा था, रेपसीड पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि एक हमने यू ट्रायंगल की बात की थी। किसकी? यू ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, यू ट्रायंगल की बात कर रहे थे। यू ट्रायंगल किसके द्वारा दिया गया है? एक प्रश्न ये बताइए। जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मस्टर्ड, ठीक है, तो मस्टर्ड ग्रुप में कौन कौन से शामिल होते हैं? एक प्रश्न आप ये बताइए। ठीक है, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा कि जो मस्टर्ड की क्रॉप होती है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमको किसके लिए देखने को मिलती है, ये बताइए। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि जो सनफ्लावर हम पढ़ रहे हैं किस फैमिली से बिलोंग करता है? ओ सॉरी, जो हम कल क्रॉप पढ़े थे मस्टर्ड, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? इसका परिवार कौन सा है? और अगर आप बताना चाहो तो फटाफट क्रोमोसोम नंबर भी बता देना। क्रोमोसोम नंबर मैंने बताया था, इसमें वेरी करेंगे। तो अब आपको क्या क्या कल की क्लास से याद है, कुछ प्रश्न जो कि यहाँ पे आपको आंसर करने, फटाफट बताइए। यू ट्रायंगल किसके द्वारा दिया गया? सीशियम, बहुत सही। अनन्या ने सही गेस किया है और साक्षी ने भी सही गेस किया है, सूरज ने भी सही गेस किया है। हमारी जो क्रॉप आज रहेगी वो शिशमम रहेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं भी बताऊंगा क्यों उसको ऑयल सीड कहते हैं। ठीक है, चलो बताओ फटाफट इन प्रश्न के आंसर कर दो आप लोग, क्या करेक्ट आंसर रहने वाले हैं। आपको कल मैंने पढ़ाया भी था। अगर मैं मस्टर्ड की बात करूं, अगर मैं रैपसीड की बात करूं, तो रैपसीड और मस्टर्ड, ठीक है, हम एक साथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक तो रैपसीड लिखते हैं, दूसरा हम लिखते हैं मस्टर्ड। और इनको हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ इसमें कौन कौन से जो
कह सकते हैं कि कौन कौन से इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। किस रेपसीड में कौन से आते हैं और मस्टर्ड में कौन से आते हैं, आपको बताया था मैंने, ठीक है। राई, लाहा, ठीक है, ये सभी हमें देखने को मिल रहे थे। ये हमारा ग्रुप 1 हो गया। इसके अलावा मैं अगर आपसे डिस्कशन करूं कि जो हमारा रैपसीड है इसमें कौन कौन सा आता है, सरसों आता है, तोरिया आती है और लाही आती है। मस्टर्ड में कौन सा है, राय आएगा, लाहा आएगा, लाही आएगी, ये आपकी मस्टर्ड ग्रुप में आता है। इनका करेक्ट आंसर करिए फटाफट। तो हाँ बिल्कुल, नांगा हेरू अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो नांगा हेरू बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नांगा हेरू, ठीक है। इन्होंने ही यू ट्रायंगल दिया था, और याद रखना सन भी याद रखना, 1935 में ये दिया था। कब दिया था, 1935 में दिया था, ठीक है। मस्टर्ड की फैमिली मैंने पूछी, अच्छा मस्टर्ड में कौन से आता है, तो एक आपका अभी मैंने बताया राई आती है, लाहा आता है, या आप लाही बोल दो, लाही, ठीक है। ये आपके मस्टर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, 20 भी क्रोमोसोम नंबर देखने को मिल रहे थे, 36 भी क्रोमोसोम देखने को मिल रहे थे, और कितने थे 16 क्रोमोसोम नंबर भी देखने को हमको मिल रहे थे। बहुत सही। सेंसिटिव किसके लिए है, बताएंगे क्या, सेंसिटिव किसके लिए, सेंसिटिव ये फ्रॉस्ट के लिए है और साथ ही साथ वाटर लॉगिंग के लिए भी है, ठीक है। वाटर लॉगिंग के लिए भी सेंसिटिव आपको देखने को मिल रहा है, वाटर लॉगिंग के लिए भी सेंसिटिव हमारी क्रॉप हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। फैमिली अगर आप ब्रेशिकेसी लिख रहे हो तब भी आप सही हो, ठीक है। ब्रेशिकेसी अगर आप फैमिली लिख रहे हो या आप क्रूसीफेरी फैमिली लिख रहे हो तब भी आप सभी सही हो, ठीक है। चलिए, ये कुछ प्रश्न थे जो कि आपको आंसर करने थे, और सभी के प्रश्नों के आंसर सभी ने दे दिए हैं। फ्रॉस्ट वाटर लॉगिंग सही है। चलिए, बहुत अच्छे। रिवीजन मस्ट है। कुछ भी आपको पढ़ाया जाए रिवीजन करके आओ फटाफट, 5 मिनट खुद को दो, डेली की हैबिट अपनी डालो, है ना। जो पुरानी आदतें हैं उनको कहीं ना कहीं सुधार करो और नई आदतों को अपनाने का ट्राई करो। ऐसी आदतें जो कि आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में एक सफल इंसान बनाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं शीशम यानी कि तिल के बारे में पढ़ेंगे। अब शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो सबसे पहले हम, जैसे कि हमारे पैटर्न है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ते हैं। तो चलो, इंट्रोडक्शन पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। सरसों, जिसको आप तिल भी कह सकते हो या तिल्ली भी कह सकते हो, तिल या तिल्ली जो भी आप लिखना चाहो। अगर आपके यहाँ का कोई लोकल नाम हो इसका तो बता सकते हो, आप सभी जानेंगे उसके थ्रू, ठीक है। तिल कहते हैं या तिल्ली भी कह देते हैं हम लोग हैं, तो ये 2 नाम इसके हिंदी में हम जानते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं बॉटनिकल नेम के साथ। तो बॉटनिकल नेम आपका सिसमम इंडिकम देखने को मिलता है। क्या है, सिसमम इंडिकम आपका बॉटनिकल नेम यहाँ पे देखने को मिलता है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम यहाँ पे 3 स्टार आप लगा लो, और ये हो सकता है आपसे पूछा जाए। यहाँ से अगर सिसम से कुछ भी नहीं पूछते हैं तो आपको फैमिली तो जरूर ही पूछ लेते हैं। फैमिली आप याद रखना कौन सी फैमिली है, यहाँ पे पैडिलेशी फैमिली देखने को मिल रही है। कौन सी, पैडिलेशी फैमिली देखने को मिल रही है, बोल दो एक बार, याद हो जाएगा, ठीक है। कौन सी फैमिली है, तो पैडिलेशी फैमिली की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो पैडिलेशी फैमिली आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तिल्ली, तिल, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओरिजिन प्लेस में याद रखना, कुछ बुक्स में आपको अफ्रीका मिलेगा, लेकिन मोस्टली जो करेक्ट आंसर ही रहता है, या कभी अगर हुआ भी कि इस ओरिजिन से इसका क्वेश्चन पूछा गया और आप अगर ओरिजिन से क्वेश्चन पूछा गया और आपको करेक्ट आंसर अगर आपने इंडिया दिया है तो फिर करेक्ट माना जाएगा। यहां पे चूंकि क्या था, जो अफ्रीका है, कुछ बुक्स में आपको अफ्रीका भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको एक अगर याद रखना है तो आप इंडिया प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे आपको 26 देखने को मिलेंगे। इनफ्लोरेसेंस इसका रेशिम होता है, और फ्रूट का टाइप जो देखने को मिलेगा ये कैप्सूल देखने को मिलेगा, ठीक है। कैप्सूल देखने को मिल जाएगा। टेस्ट वेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ग्राम होता है, और बहुत ही हल्की तिल होती है, बहुत ही हल्की, बहुत ही माइन्यूट आपको इस तरीके से देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा हल्की, ठीक है। इससे बहुत अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ भी हम लोग बनाते हैं। तिल के लड्डू आपने अगर खाए होंगे, बहुत पौष्टिक भी होते हैं, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। और इस समय आप सभी अगर थोड़े अवेयर भी हैं फील्ड कंडीशन से, अभी क्या है, तिल आपके फील्ड में लगी भी होगी, ठीक है। मोस्टली इसको खरीफ में, हम जो खरीफ सीजन होता है इसमें हम बरसात वाले जो सीजन बेसिकली है, इसको हम कोई इरिगेशन वगैरह नहीं ज्यादा प्रोवाइड करते, ना ही ज्यादा केयर करते हैं इस चीज की, ठीक है, तिल की, तो ये उग जाता है आसानी से, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। अच्छा, इसको हम क्वीन ऑफ ऑयल सीड कहते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखना, जब हम बात कर रहे हैं क्वीन ऑफ ऑयल सीड, तो अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी क्वीन ऑफ सीरियल, तो आपको कहीं ना कहीं मेज देखने को मिली थी। यहां पे जो क्वीन ऑफ ऑयल सीड है, ये आपको
तिल देखने को मिलता है, ठीक है, तिल देखने को मिलता है, सिसमम देखने को मिल जाता है, सिसमी देखने को मिल जाता है। जब सिसमम की बात कर रहे हैं तो कुछ याद रखना क्यों कहा जाता है। बेसिकली इसमें अगर मैं एरोमा की बात करूं, एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, एरोमा जो इसमें होती हैं, लगभग आपको 17 तरीके की एरोमा देखने को मिल जाती हैं। और इन 17 में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एसिटल पायरोजाइन, ठीक है, एसिटल पायरोजाइन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है एरोमा। और इसके ही कारण क्या इसमें जो मेज कॉर्न होता है, मेज कॉर्न होता है, उसके मेज का जो कॉर्न होता है, ठीक है, कॉर्न, या आप कह दो मेज पॉपकॉर्न कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, इससे एरोमा निकलती है, यानी कि खुशबू आती है, ठीक है, इसमें खुशबू आती है। और इसीलिए हम क्या है इसको कह रहे हैं। दूसरा एक और भी इसका फैक्टर, एक रीजन होता है, ये क्या है, ये इसमें ऑक्सीडेशन प्लस रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी के लिए भी ये कहीं ना कहीं हमको रेशिएंट देखने को मिलता है। तो ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। इसको हम क्यों क्वीन ऑफ ऑयल सीड कहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, और सबसे ज्यादा जो इसमें कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है एरोमा में, यानी कि सुगंध में। एरोमा का मतलब क्या होता है, सुगंध होता है। सुगंध जो इसमें आती है वो एसिटिल पायरोजाइम जो पाया जाता है उसी के कारण आती है। और आप सभी जानते भी हैं, है ना, सभी हम यहाँ पे गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं। गर्ल्स को टाइम लगता है तैयार होने में, ठीक है, और बॉयज को कहते हैं कि मिली सेकंड में तैयार हो जाते हैं, कुछ नहीं करना, मुंह पे पानी मारा, टॉवेल मारा और रेडी हो गए। लेकिन गर्ल्स को टाइम लगता है। तो उसी प्रकार से जो हमारी क्रॉप आज देखने को मिल रही है, शिशुम क्रॉप देखने को मिल रही है, ये ऐसे फीचर्स रखती है जो इसको एकदम डिफरेंट बनाते हैं दूसरी क्रॉप से, ठीक है, एकदम डिफरेंट बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, 17 एरोमा पाए जा रहे हैं, देख रहे हो, 17 एरोमा। अब 17 एरोमा, तो अगर आप बात करो कि कोई भी ऐसी क्रॉप नहीं जिसमें 2 से 3 से ज्यादा एरोमा पाया, एरोमेटिक कंपाउंड पाए जा रहे हों, लेकिन ये 17 एरोमा को एक साथ अपने करके रखती, कैप्चर करके रखती है, और बहुत अच्छी क्रॉप देखने को मिलती है। तो ये आपके रीजन हो गए, इसको क्यों हम क्वीन ऑफ ऑयल सीड कह देते हैं। इसके अलावा इसको सिंबल ऑफ इमोर्टिलिटी और साथ ही साथ वाटर ऑफ मिडिल ईस्ट भी इसको हम कहते हैं। याद रखना, इसको हम अब क्या है, जो सिंबल ऑफ इमोर्टिलिटी जब हम बात कर रहे हैं, तो जो हिंदू कल्चर है हमारा, इसमें जब भी कोई एक्सपायर होता है, ठीक है, जब भी कोई एक्सपायर होता है तो उसका जो लास्ट समय, उसको हम एक्सक्रीशन इसका करते हैं बेसिकली। तो वहां पे तिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तिल छिड़के जाते हैं, ठीक है, और घी के साथ तिल को उसके माउथ में भी कहीं ना कहीं डाला जाता है। ये हमारा एक कह सकते हैं कि हमारे कल्चर में ऐसा कुछ है, तो ये मानते हैं, एक प्रथा है कुछ ऐसा करके, ठीक है। चलो, इसीलिए इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है हमारे हिंदू कल्चर में। तो देख सकते हो इधर आपको तिल देखने को मिल रही है, और तिल भी बेसिकली 2 तरीके से हमको देखने को मिलता है। एक तो हमारा ब्लैक तिल होता है और एक हमारा व्हाइट होता है। ये जो ब्लैक तिल है ये पूजा पाठ में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, जो हमारा मतलब जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे कोई अगर हवन पूजा सामग्री वगैरह यूज हो रही, तो ब्लैक तिल बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज किया जाता है। इसके अलावा व्हाइट जो है, ये जो हमारा व्हाइट तिल देखने को मिल रहा है, इसको मोस्टली हम कहाँ है, खाने के पर्पज से। जैसे आपने अगर बर्गर खाया होगा तो बर्गर के ऊपर आपको तिल डला मिल जाता है। अगर आप बड़ा खाते हैं, बड़ा बड़ा सांभर के साथ बड़ा खाते हैं, तो उसमें भी आपको तिल मिल जाता है ना। अभी तो मंचूरियन वगैरह आप खूब इंजॉय करते हो, फास्ट फूड खाते हो, उसमें तिल आपको डला मिल जाता है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस आपका व्हाइट वाले का जो फास्ट फूड होता है वहां पे ज्यादा होता है। ये आपका कल्चरल कह सकते हैं, जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए। चलो फिर आते हैं कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात कर लें। प्रोटीन लगभग आपको 18 से 20% देखने को मिलता है। ऑयल लगभग 46 से 52% देखने को मिलता है। केमिकल इसमें देखो, केमिकल कितने पाए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंस मैंने बताया था, जो कॉर्न के लाइकी ऑयल में अरोमा छोड़ता है वो कौन सा था, एसिटल पायरोजाइम था। लेकिन इसमें और भी केमिकल्स पाए जाते हैं, तो याद रखना इनके नाम क्या है, सिसमोल है, ठीक है, सिसमेन है, सिसमाइन है और सिसमोल है। तो ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा किंग नहीं है, किंग ऑफ ऑयल सीड तो नहीं है यहाँ पे ये, ठीक है, क्वीन है, क्वीन ऑफ ऑयल सीड इसको कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्यूफा भी पाया जाता है, और प्यूफा पे बेसिकली ये आपका लिनोलेनिक एसिड है, इसमें पाया जाता है सिर्फ क्रॉप में, ठीक है, सिर्फ इसी में पाया जाता है लिनोनिक एसिड, और सब में आपको लिनोनिक एसिड देखने को मिलता है।
घी, बटर मतलब इसको हम घी भी बोलते हैं, देसी घी मतलब जो गरीबों का घी भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको यूज करते हैं एज ए बिस्कुट में भी, हाँ बिस्कुट में भी, सभी में मोस्टली जो आपकी भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने वाली चीजें होती हैं, वहां पे इसको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ईस्ट ऑफ ग्लोरी वो मत याद करना, ईस्ट ऑफ ग्लोरी दूसरा है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम याद रखना, कौन सी है, ग्लोबुलिन आपको प्रोटीन देखने को मिलती है, या प्रोटीन और स्पेसिफिक अगर चला जाए तो यल ग्लोमिन इसमें प्रोटीन देखने को मिलती है। ये आपको सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बेसिकली मेथियोनिन होता है, और मेथियोनिन में आप ये ज्यादा देखने को मिलेगी, इसमें मेथियोनिन ज्यादा मिलता है, लेकिन क्या है लाइसिन की यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। लाइसिन किसमें ज्यादा था, याद है किसी को? प्यूफा क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं हमारे अच्छे होते हैं। फैटी एसिड्स क्या है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, जो फैट्स होते हैं वो बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जो प्यूफा होता है, प्यूफा क्या होता है, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये अगर ज्यादा हम कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब फैट तो हमें वैसे भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, फैट से अवॉइड भी करते हैं हम, है ना। तो ये पॉली अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है ये कहीं ना कहीं थोड़ा उस एज कंपेयर टू फैट से हम अगर कंपेरिजन करें तो थोड़ा हमें सही देखने को मिलता है, ठीक है। मस्टर्ड में लाइसिन है क्या, नहीं, बस सीरियल क्रॉप में मैंने बताया था, किसी क्रॉप में इंपॉर्टेंट बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। लाइसिन यहाँ पे डिफिशिएंट है, मेथियोनिन यहाँ पे ज्यादा है। मेथियोनिन बेसिकली ये आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, और जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप है वहां पे ये अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाएगा। इंडिया की बात करें तो लीडिंग कंट्री है एशिया, मतलब एशिया में आप अगर हम बात करें, एरिया में भी और साथ ही साथ प्रोडक्शन में भी, प्रोडक्शन में हम सेकंड प्लेस पे आते हैं, ठीक है। चलिए इसको याद रखना, इतना इंपॉर्टेंस है नहीं है। और इसके अलावा सिसमम जो ऑयल होता है इसकी सेल्फ लाइफ की अगर बात करें, देखो ऑयल आप ऑयल रखते हो, जो सबसे ज्यादा सेल्फ लाइफ किसी तरह होती है, घी कहते हो नहीं, खराब नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार से सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा जो सेल्फ लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ मतलब खराब नहीं होता। जैसे मान चलो आपने क्या किया, आप गन्ने का रस लेके आते हो, और गन्ने के रस को जब आप रख देते हो तो क्या होता है, एक दो सप्ताह बाद उसमें से क्या होता है, उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, और वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, छिड़का में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब उसमें क्या हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं। लेकिन जो ये आपका सिसम का ऑयल होता है, इसमें आपको सबसे ज्यादा सेल्फ लाइफ देखने को मिलती है, यानी कि सालों साल ही इसको रखा रहो, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और वो किसके कारण होती है, याद रखना, सिसमोल जो पाया जा रहा है या टोकोफेरोल भी इसमें देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट इसमें है, ठीक है। याद रखना ये ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इधर आप देख भी पा रहे हो, ये आपका तिल देखने को मिल रहा है, ठीक है, तिल देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें यहाँ पे जो सीड्स होते हैं, ठीक है, जो सीड्स होते हैं ये प्रोटेक्ट होते हैं बाय द कैप्सूल, ठीक है। ये आई थिंक आगे दिया होगा पिक्चर, देख लेना, अभी दिखा देते हैं। ये जो आपका है ये कैप्सूल देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर ही सीड प्रोटेक्ट होते हैं, और जब ये ओपन होता है तो उस प्रक्रिया को हम डिहेसेंस कहते हैं, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। जब ये ब्रस्ट होंगे उसके बाद ही सीड बाहर निकलेंगे, ठीक है। जब ये ब्रस्ट होगा, ब्रस्ट इन द सेंस मतलब फट जाएगा, ये फटेगा, खुलेगा, जब क्या होगा हार्वेस्टिंग होगी तो उस समय क्या होगा, खुल जाएगा इस तरीके से, और खुल जाएगा तो सीड्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है। हार्वेस्टिंग का ये इंडाइसिस भी है, और कहीं ना कहीं इसी के थ्रू जो सीड्स है वो बाहर आते हैं। इस प्रक्रिया को हम डिशेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रस्टिंग होना, मतलब ये जो इस तरीके से आपका खुल गया है, ठीक है। पहले पहले क्या था, ये बंद था, अब ये क्या हो, खुल गया, तो यहाँ से सीड्स जो बाहर आ रहे हैं, ठीक है, इसी को क्या कह रहे हो आप, इसी को डिहेसेंस कह रहे हो, डिहेसेंस कह रहे हो, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलो कॉमनली हम इसको तिल भी कहते हैं या पुअर मेंस घी कहते हैं, अभी आपने पूछा भी था, ठीक है, पुअर मेंस घी भी इसको कहते हैं, याद रखना। गौरी लेट हो गए आप, क्लास में टाइम से आओ वरना छूट जाएगा सिलेबस, ठीक है। ओल्डेस्ट ऑयल सीड क्रॉप देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सिसमम जो चलाया गया था, ये कब चलाया गया था, ये आप कहाँ चलाया गया था, बेसिकली ये आपका जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में चलाया गया, MP में इसका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉटनी की बात करते हैं। प्लांट आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। अब तुलसी मत समझ लेना इसको, ये सिसमम देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। अलग अलग होता है, एक होता है 6 सीडेड, 6 मतलब जो आपके ये इस तरीके से कैप्सूल हैं, ये कैप्सूल हैं आपको, ये 6 अटैच होते हैं, ठीक है। चौमुखी, छहमुखी ऐसा करके इसको बोलते हैं, चौमुखी है, छहमुखी है, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। याद रखना ये आपको अलग अलग होते हैं। जो सबसे ज्यादा प्रेफर किसान करता है वो छहमुखी प्रेफर करता है। छहमुखी मतलब जब ज्यादा ये जो कैप्सूल है ये 6 होंगे, दो मुखी मतलब सिर्फ 2 ही होंगे इस तरीके से कैप्सूल, 4 मुखी मतलब सिर्फ 4 ही होंगे, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमको किसमें मिलेगा, 6 मुखी में मिलेगा, ठीक है। याद रखना इसमें जो रूट होती है वो टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, और एक्सटेंसिव लेटरल रूट्स आपको निकलती देखने को मिलती है। पॉलिनेशन यहाँ पे सेल्फ होगा, और जो एक कैप्सूल होता है,
जो एक कैप्सूल होता है, याद रखना, उसमें 50 से 60 सीड आपको देखने को मिलते हैं। और जो बेल शेप, इसका जो फ्लावर होता है, ये बेल शेप फ्लावर शेप में देखने को मिलता है, ठीक है, बेल शेप फ्लावर इसमें देखने को मिलता है, याद रखना। चलो, ये आप देख रहे हो, ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका कैप्सूल देखने को मिल रहा है। इसके अंदर कितने सीड्स होंगे, सीड्स कितने होंगे, तो 50 से 100 सीड्स आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। फिर बात करते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, तो राजस्थान सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन करता है। फूड वैल्यू की बात कर ली है, ऑयल आपको 45 से 50 है, प्रोटीन 18 से 20 है, कार्बोहाइड्रेट 23% है। ये आप देख भी रहे हो, आप सभी का फेवरेट फूड भी दिख रहा है यहाँ पे, है ना, देख लो, सुबह सुबह बर्गर। चलो, क्या बता रहे हो, बस्टिंग ऑफ कैप्सूल डिएसेंस है, बहुत सही। एमपी, मोर सीड्स मोर ऑयल, हाँ, मोर सीड्स मोर ऑयल। और मोर सीड्स कैसे होंगे, जब जो कैप्सूल्स हैं, ठीक है, जो कैप्सूल्स हैं वो ज्यादा होंगे। मान चलो कोई ऐसा प्लांट है जिसमें 6 मुखी आपको तिल देखने को मिल रहा है, 6 मुखी यानी कि कैप्सूल एक तरीके से 6 अटैच है, ठीक है, इधर भी है उधर भी, ये प्लांट है मान चलो स्टेम, इधर भी लगा, इधर भी लगा, इधर भी लगा, 6 मुखी होता है, उसमें ज्यादा आपको प्रोडक्शन मिल जाता है। चलो आगे आ जाओ, बात करते हैं, ये प्लांट है C3 आपको प्लांट देखने को मिलता है, साथ ही साथ शॉर्ट डे प्लांट होता है, और सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल रीजन में इसको ग्रो कर सकते हो। एनुअल जो रेनफॉल है लगभग आपको 400 से 600 mm देखने को मिलती है। तो यूपी का जो रीजन है, यहाँ पे किसान, भूख लग गई, जो यूपी का किसान है वो बेसिकली करता क्या है, वो जाके यहाँ पे इसको फेंक देता है, खेत में फेंक दे रहा है इन द सेंस ब्रॉडकास्टिंग कर दी, और मस्त पूरे कह सकते हैं, पूरे जो मानसून सीजन रहता है मस्त घर में एंजॉय करता है, एक दो बार देख के आ जाता है, फिर काट लेता है। सबसे अच्छी बात है कि एक ऐसी क्रॉप आपको देखने को मिल रही है जिसका मार्केट रेट कभी नहीं कम होता है, ठीक है। मार्केट में गेहूं सस्ता हो जाएगा 20 रुपए में, 15 रुपए में, है ना, लेकिन ये जो क्रॉप है, इसका जो सीड है, कभी मैंने तो अभी तक 100 से नीचे सुना ही नहीं है, 100 के अबव ही जाता है, 180, 120, 150, 190, 200 तक चला जाता है कभी कभी, किलो के हिसाब से। ये सबसे अच्छी क्रॉप है, बट यही है कि ये किसान थोड़ा अगर इसको और अच्छा करे, थोड़ा ट्राई करे इसमें कि अच्छे से इसको हम कल्टीवेट करेंगे, अच्छे से इसको ग्रो करेंगे, तो और अच्छा इसका प्रोडक्शन ले सकता है, और कहीं ना कहीं अच्छी इसमें जो मार्केट है अच्छी देखने को मिलती है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉयल की कैसी चाहिए, तो सैंडी लोम है या लोम है, तो यूपी का मोस्टली रीजन जो देखने को मिलता है, वहां पे आपको इस तरीके की सॉयल है और अच्छा आपको प्रोडक्शन देखने को मिलता है। राजस्थान का तो पूरा ही आपका कल्टीवेशन अच्छा देखने को मिलता है। एसिडिक कंडीशन है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं हम वेराइटीज पे, ठीक है, अब आते हैं हम वेराइटीज पे। उगते कम है, हाँ, कहीं ना कहीं देखो, एक होता है कि हम खुद अवेयर नहीं उस चीज से, और एक होता है कि हमारे जो अदर फैक्टर्स हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अदर फैक्टर का साथ मतलब नहीं दे रहे कैसे, अब मान चलो जहाँ पे तराई रीजन है वहां तो ग्रो नहीं कर सकते इसको, लेकिन जो सैंडी सॉइल्स हैं, ठीक है, जो आपका ऐसा रीजन है जहाँ पे आप कल्टीवेशन नहीं करते हो, वहां पे आप डाल दो इसको, थोड़ा केयर कर लो, अच्छा खासा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इफ्को का रिजल्ट कब आएगा, ये कौन बता सकता है इफ्को के अलावा, है ना। देखो जल्दी से देना चाहिए इनको, सब आयोग गलत काम कर रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं दे रहे, बच्चे परेशान चल रहे हैं बेचारे, उनको जॉब मिले, घर वाले थोड़े खुश हों, है ना, बच्चा लग गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, वैरायटी की बात करते हैं, तो प्रताप, जिसको C50 के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ T-13, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। हाइब्रिड वैरायटी कुछ है, इनको याद रख लेना आप लोग, ठीक है। AHY, ठीक है, तिल 5 इंपॉर्टेंट है, तिल 5 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटीज आपको हाइब्रिड में देखने को मिल रही है, आप लोग याद कर सकते हो। TKG HY4, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, याद रखना RT127, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, और एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए इसमें वेस्ट मानी जाती है, एक्सपोर्ट के लिए वेस्ट मानी जाती है, और साथ ही साथ ये ड्रॉट के लिए टॉलरेंट होती है, ठीक है, ड्रॉट के लिए टॉलरेंट भी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की, राजस्थान में जो RT सीरीज होती है, ठीक है, राजस्थान तिल, आरती मतलब राजस्थान तिल, जितनी भी RT के नाम से मिले, चेतक इंपॉर्टेंट एक वैरायटी है, जिसको हम 3, 4, 6 कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। गुजरात में जो तिल सीरीज है, ये आपकी 1, 2, 3, 10 तक जाती है। सिर्फ महाराष्ट्र में फूले तिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तापी है, पद्मा है, इसके अलावा ये आपकी सीरीज देखने को मिल रही है। इसके अलावा MP में ये आपको कंचन हो गया, जवाहर हो गया, ये देखने को तिल की वैरायटीज देखने को मिलती है, याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूपी में कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी जैसे शेखर है, CSA से निकाली गई है, तरुण है, प्रगति है, और T78 है, ठीक है। इसके अलावा माधवी हो गई, राह हो गई, चंदन हो गई, गौरी हो गई, ठीक है। चलो खुश हो जाओ, तुम्हारे नाम की भी वैरायटीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, गौतमा हो गई, हिमा हो गई, ठीक है। चलो, पंजाब में कुछ पंजाब तिल 1, और इसके अलावा ये आपकी तमिलनाडु रीजन में पयूर 1 और BRI 1, और इसके अलावा BRI 2 नाम से वैरायटीज देखने को मिल रही है, ठीक है। चलो, वैरायटीज याद नहीं होती हैं, वैरायटी तो सच में नहीं याद होती हैं, हाँ, क्या किया जाए।
जो चीज याद नहीं होती उसके लिए क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो। हाँ, स्किप द गुड पार्ट। कुछ मेथड्स बताएं कैसे याद करें। एक कहानी सुनाते हैं तुमको। एक बार क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर को जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर को जानते हो आप, चलो एप्पल को तो जानते ही हो, आईफोन तो बहुत तुम लोगों का फेवरेट होगा, है ना। तो क्या हुआ, जब सबसे पहले ये मैकबुक बना रहे थे, मैकबुक लैपटॉप बहुत स्लिम और पतला आता है, ठीक है, स्लिम और बहुत पतला आता है। तो सबसे पहले जब बना रहे थे तो क्या हुआ, कंपनी के एम्प्लॉयज ने बनाया और अपने फाउंडर के पास लेके गए, ठीक है, अपने फाउंडर के पास लेके गए। तो फाउंडर ने देखा, पहले तो लैपटॉप लिया और इस तरीके से, बताओ नाम बताओ फिर, इस तरीके से लिया और देखा, घुमा घुमा के इधर उधर देखा और नहीं समझ आया। और एक्चुअली वो जब खड़े थे तो खड़े कहाँ थे, स्विमिंग पूल के पास खड़े थे, स्विमिंग पूल मतलब अपना ही स्विमिंग पूल था, वहाँ पे खड़े थे। और कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी एकदम हाथ इस तरीके से किए खड़े थे और वो देख रहे थे लैपटॉप को, है ना। उन्होंने लैपटॉप देखा, उन्हें नहीं समझ आया, जो मैकबुक आता है आपका एप्पल का, तो उन्होंने लिया और सीधे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। अरे, अब बहुत आश्चर्यचकित हो गए सब एम्प्लॉयज़ कि भाई कंपनी के एम्प्लॉई हैं और हम तो एम्प्लॉई हैं, वो तो मालिक है। तो गुस्सा हो गए। तो उन्होंने कहा और इसको पतला करो। तो एम्प्लॉयज़ ने कहा सर इससे पतला हो नहीं सकता इसलिए। तो उन्होंने कैसे नहीं हो सकता, लिया और फेंक दिया स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में फेंक दिया तो वो जब नीचे जा रहा था, ठीक है, जब भी पानी में कोई चीज़ फेंकते तो वो नीचे जाती है, अगर उसमें क्या हो, अगर उसमें एयर है, उसके अंदर एयर है तो बबल्स आते हैं ऊपर, बबल्स, ठीक है, बबल्स आते हैं। तो अब जब नीचे जा रहा था लैपटॉप तो उसमें से बबल्स आ रहे थे, बबल्स, ठीक है, वो नीचे चला गया और बबल्स निकल रहे थे। थोड़ा समझना चीज को। तो जो बबल्स निकल रहे थे वही उसमें स्पेस थे। अब उनका देखो जो बबल निकल रहे हैं, जो हवा पास हो रही है, यही इसमें जगह है, इनको कम कर दो। और तो सोच रहे हो, थिंकिंग सोच रहे हो। और उन्होंने, उनका एक कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है, जो सबसे ज्यादा मेहनती काम है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग काम है, वो मैं ऐसे इंसान को दूंगा जो सबसे ज्यादा आलसी है। तो कंपनी के एम्प्लॉय ने पूछा कैसे, ये क्या कह रहे हो आप। तो कहा हाँ, क्योंकि उसको पता है ना कि वो इस काम को कैसे अपने तरीके से कर लेगा, क्योंकि वो लेजी आदमी है, अब उसको करना है नहीं कुछ, है ना, करना है नहीं कुछ, कुछ ढूंढ लेगा उपचार, कुछ ऐसा दिमाग लगाएगा कि आसानी से काम हो जाए, है ना। तो तुम लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट वैरायटीज याद कर लो और फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स को याद में रखो। जैसे आरटी सीरीज है तो आरटी से क्या होगा, आरटी मतलब राजस्थान तिल है, और जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लो, या कुछ आपके एक्रोनिम निकल के आते हैं। जैसे कोई भी वैरायटी जब भी तुम्हें एग्जामिनेशन में पूछी जाए तो एक तो काम यही कर सकते हो कि उसको आप पढ़ो पूरा। जैसे RTH1 है, अब ये क्या हो सकता है, राजस्थान तिल हाइब्रिड, यही तो हो सकता है इसका नाम। अगर मैं यहां पे लिख दूं AH/T, तो यानी कि अब ये क्या है, ये आपको नहीं पता, ए से नहीं समझ आ रहा है, ये H/Y मतलब समझ आ रहा है कि हाइब्रिड हो सकती है, ये हाइब्रिड होगी, और टी मतलब तिल होगी, तो जा सकते हो आप तिल पे करेक्ट ऑप्शन कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो कभी कभी इस तरीके से ऑप्शन आपके बन जाते हैं, ठीक है, कभी कभी आपके ऐसे ऑप्शन बन जाते हैं। और जैसे कंचन हो गई, जवाहर हो गई, ठीक है, तो प्रताप हो गई, ये आपको स्पेसिफिक याद ही करनी पड़ेंगी, ये आपको स्पेसिफिक याद करनी पड़ेगी। और सारी क्रॉप्स की वैरायटी एक चार्ट में लिख के दीवार में लगा दो, रोज 10 याद करो, ये भी सही है, ये भी तरीका सही है। अगर आपको अगर नहीं बना पा रहे हो चार्ट तो मुझे बता देना, फिर मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े फिर, अब समझ गए आप लोग, आ जाओ। अब आते हैं हम सोइंग पे। सीड रेट पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपके यहाँ पे लाइन सोइंग दी गई, ये पूछी गई है, 2-3 बार बीएचयू के पेपर में आई है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप याद कर लेना, सीड रेट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो तो 4 से 7 किलोग्राम तक आप जा सकते हो, लेकिन लाइन सोइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। लाइन सोइंग आप करोगे तो 2.5 से 3 किलोग्राम पर आप लोग जा सकते हो। इसमें हम थिनिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, मोस्टली तो सिर्फ किताबी बातें हैं, करते हैं, किसान तो नहीं करता है। थिनिंग बेसिकली क्या है, थिनिंग का क्या है, जो अधिक पौधे हैं, मान चलो ये आपने क्रॉप उगाई और ज्यादा पास पास लगे पौधे हैं, ठीक है, ज्यादा पास पास पौधे उग गए हैं, तो अब ज्यादा पास पास जो पौधे लग गए हैं इनको क्या करोगे आप, इनको रिमूव कर दो, इनको आप क्या करो, इनको रिमूव कर दो और एक प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन कर दो यहाँ पे, तो उसी को हम थिनिंग कहते हैं, ठीक है। ये 14 से 21 दिन पे करनी चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सोइंग डेप्थ। तो सोइंग डेप्थ जब ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो 2 से 3 सेंटीमीटर पर आप इसको डाल सकते हो सीड को। इसमें स्पेसिंग आप 30 से 45 या 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। अर्ली सोइंग करीब में अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है,
इंक्रीज द इन्फेस्टेशन ऑफ फिलोइड, जो फिलोडी डिजीज होती है, ठीक है, फिलोडी डिजीज है माइकोप्लाज्मा के थोड़ा फैलाई जाती है, और याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा खरीफ में जब इसको उगाते हैं तो जून जुलाई में आप बुआई करोगे, और रबी में सितंबर टू अक्टूबर में उगाते हो, समर में फरवरी टू मार्च उगाते हो। आपको याद रखना है सिर्फ खरीफ वाला, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं किसी भी फंगीसाइड से, और फंगीसाइड में अगर कर रहे हैं तो हम थीरम ले सकते हैं, या फिर हम बाबिस्टिन, दोनों को साथ में ले सकते हैं, या फिर सिंगल सिंगल करके हम यहाँ पे इसको उगा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट की बात करें, अभी वाटर रिक्वायरमेंट आपको बता दिए, याद रखना, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट याद रखना। इरिगेशन तो बेसिकली सिर्फ किताबों में ही पढ़ते हैं, 5 to 6 इरिगेशन करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये मानसून में है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इरिगेशन की इंपॉर्टेंस है नहीं। आप याद रखना क्रिटिकल स्टेज अगर पूछ ले तो याद रखना जो आपकी फ्लावरिंग स्टेज और पॉड फॉर्मेशन स्टेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ। क्रिटिकल पीरियड जो क्रॉप बीड कंपटीशन देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, सभी का मैं टेबल दे दूंगा आपको लास्ट में, उसको याद कर लेना, वहीं से काम बन जाएगा। 20 से 25 डेज आफ्टर सोइंग आपको कंपटीशन देखने को मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे बीडिंग कर देनी चाहिए, और एक 15 दिन पे कर दो, एक 35 दिन पे कर दो। और हर्बिसाइड अगर इसमें क्योंकि हर्बिसाइड क्या है, खरीफ सीजन में हर्बिसाइड आपको ज्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। रीजन क्या होता है कि यहाँ पे जो बीड होते हैं, खरपतवार होते हैं, इनको नेचुरल उगने के लिए सारी जो कह सकते हैं फैसिलिटीज हैं वो फेवरेबल मिल जाती हैं। पानी, बारिश हो ही रही मस्त, है ना। और क्योंकि इस समय जो किसान होते हैं वो कुछ अपनी जमीनों को परती भी इससे पहले छोड़ रखे होते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट भी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। तो फ्लोक्लोराइन को डाल सकते हो, या फिर पेंडिमेथिलिन को आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आप एल्का क्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको हर्बिसाइड यहाँ पे डालने चाहिए। फाइनली आते हैं हम लोग ईल्ड पे, तो लगभग 3 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको ईल्ड देखने को मिलती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टोरेज, ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टोरेज। स्टोरेज आप कब करोगे, तो 5% आपको मॉइस्चर होता है, ठीक है, 5% जब मॉइस्चर रह जाए तब आप इसको क्या करोगे, स्टोर करोगे, ठीक है, स्टोर करोगे। इसके अलावा कैसे पता करोगे कि जो स्टोर आप ये मैच्योरिटी पे हो गया, तो जो कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल अभी बताया था, इस तरीके से आपके जो कैप्सूल्स हैं, ठीक है, कैप्सूल है। कैप्सूल क्या हो, जब येलो कलर हो जाए और डिफोलिएशन देखने को मिल जाए, स्टार्ट हो जाए, पत्ती झड़ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो ये स्टेज मानी जाती है सबसे मस्त इन द वेस्ट कह सकते हो आप। और लगभग 85 से 90 दिन के बाद आप सोइंग कर सकते हो, ठीक है। ये आप देख रहे हो, इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब लीफ यहाँ पे क्या हो चुकी है, लीफ है, लीफ नहीं दिख रही ना, डिफोलिएट हो गई है, और ये जो आपका कैप्सूल है वो आपका कैसा येलो हो गया। तो इस तरीके से आप इसको चट्टे लगा देते हो, इनको चट्टे बोल देते हो, ढेर बोल देते हो, और फिर इनको क्या है आप उठा के इस तरीके से उठा लेते हो, दमादम हाथ से मारो, या फिर आप मैनुअली करो, या फिर बाय द फोर्स करो, कुछ भी आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, उसके थ्रू आप इसके सीट को निकाल देते हो, ठीक है। और एज जो ये आपकी ये इस तरीके से लकड़ी इसकी दिखती है, लकड़ी इन द सेंस नहीं होगी ये आपको क्या होता है, इसका जो क्रॉप रेसिड्यू है, इसको आप जो अभी खरीफ में आप इसको उगाते हो, और बाद में इसको एज है जो आपका ठंडी वाला सीजन आता है उस पर एज ए कह सकते हो आग जलाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हो, तो ठीक है, एक अच्छा ईंधन भी ये इस्तेमाल होता है, एज ईंधन के पर्पस है, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारी जो क्रॉप थी अभी पूरी खत्म हो चुकी थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, ठीक है, डन, समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, बोलो फटाफट, किसी कोई समस्या तो नहीं, कुछ एमसीक्यूज करा दें आपको, कुछ एमसीक्यूज करवा दें, चलो कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर अगली क्रॉप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ। एमसीक्यूज कर लो, फिर अगली क्रॉप हम जूट अपनी स्टार्ट करेंगे। बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन दैट फाउंड इन तेल, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन ए लाइसिन, ग्लोबुलिन, मेथियोनिन, ऑल ऑफ दिस। प्रोटीन पूछा हूं, ध्यान से क्वेश्चन करना, बहुत इजी है, गलत मत करना बस। क्रॉप अभी एक और है, हाँ, ग्लोबुलिन प्रोटीन देखने को मिलती है। कौन सी प्रोटीन है बताओ फटाफट, करो, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? हाँ, और कुछ पीपाईक्यूज करवा देते हैं,
पोल आया आपके पास? पोल में टिक करो फटाक से, क्या करेक्ट आंसर होगा? तुम लोगों को लगा होगा कि अरे क्लास खत्म, 35 मिनट ही पढ़ना पड़ा आज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरा टाइम लेंगे अपना, है ना, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो उसको हम आराम से पकड़े। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, ये तो हमने पढ़ा है। ये लो करेक्ट आंसर, अब जाओ, है ना। चलो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, और मोस्टली आप सभी का सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे पता था सही करोगे, तभी तुमको आसान दे दिया, अब गलत करोगे। बताओ, फैमिली ऑफ सी सेम या तिल, कौन सी फैमिली देखने को मिल रही है? ए ब्रेशिकेशी, बी टिलिएसी, पेडिलेशी या ऑल ऑफ दीज? बताओ। हॉस्पिटल जाना क्या हो गया सूरज? हॉस्पिटल क्यों जाना है? हॉस्पिटल क्यों जाना है? स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, क्या हो गया? स्वास्थ्य का ख्याल रखो, बारिश है, इन द सेंस बारिश का सीजन चल रहा है, बीमार होने के आसार ज्यादा होंगे, बुखार। चलो कोई नहीं, चले जाओ, ठीक है। जूट वाली क्रॉप कल कर लेना, अपना आके हॉस्पिटल से रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलो सी आंसर कर रहा है, चलो बहुत सही, सभी का सही है। और 90%, वाप रे, ग्राफ को तो तोड़ फोड़ फेंक दिया तुम लोगों ने। चलो हमें लग रहा है अब मानोगे नहीं, गलत करना ही पड़ेगा तुम्हें। प्रोटीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड फाउंड इन तिल। चलो अब गलत करोगे, गलत ही नहीं कर रहे हो। प्रोटीन इसमें पाई जाती है, ग्लोबुलिन, एरोमेटिक कंपाउंड पाया जाता है यूजेनॉल, ठीक है सही है। बी ऑप्शन यूजेनॉल या फिर ग्लोबुलिन पाई जाती है। सी ऑप्शन ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, और एसिटल पायरोजाइम पाया जाता है एरोमेटिक कंपाउंड, या ये ऑल ऑफ दीज। गलत करो, गलत नहीं कर रहे हो, करो गलत करो, अब बताओ। ऐसे तो फिर सी तो था, सही था, बताओ इसका। बुखार आ गया, चलो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। सही, आपको क्रम, इसका जो पैटर्न है उसको चूज करना है। यहाँ पे प्रोटीन कौन सी होगी, और साथ ही साथ यहाँ पे एरोमेटिक जो कंपाउंड होगा ये कौन सा पाया जाता है। अगर ये सही कर दिया तो फिर अच्छी बात है, सही कर दोगे, इसमें बुरी बात क्या है ना। सी आंसर होगा, फिर से लगा दिया तुम लोगों ने, कैसे गलत करोगे भाई? 90%, अरे बाप अरे बाप। चलो यानी कि हमारी अच्छे से रिवीजन हो गया, क्रॉप का पूरा आपने पढ़ लिया, ठीक है। चलो तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ग्लोबुलिन हो जाएगा, ग्लोबुलिन पाई जाती है और एस्टल पायरोजाइम पाया जाता है, यही आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, यही आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। और लगभग इसमें 17 एरोमेटिक कंपाउंड पाए जाते हैं, उनमें सब में यही पार्ट है। इसमें पॉपकॉर्न लाइक जो स्मेल आती है, स्मेल इन द सेंस सुगंध आती है, सुगंध, ठीक है,
वो आती है इसके द्वारा। ठीक है, चलो आ जाओ अगली क्रॉप अपनी पढ़ते हैं। अगली हमारी जो क्रॉप रहने वाली है शीशम हमने पढ़ लिया है, हमने रिकेप भी ले लिया है, और चलो अपने पैटर्न को नहीं तोड़ेंगे और मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। बताओ सबसे पहले ओरिजिन बता दो इसका, फ्रूट का टाइप बता दो फटाफट, फ्रूट का टाइप लिख दो फटाफट। फ्रूट के टाइप की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा आप कितना परसेंट इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का परसेंट लिख दो अभी, प्रोटीन परसेंट कितना पाया जाता है। इसके अलावा आप सोइंग का टाइम लिख दो, सोइंग का टाइम लिख दो, और इसके अलावा इसके अदर नाम लिख दो, अदर नाम, अदर नेम लिख दो। चलो इन क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट, फिर हम लोग अगली क्रॉप को पढ़ते हैं अपना। फटाफट फटाफट, पैटर्न नहीं टूटना चाहिए, है ना। हैबिट बना लो, उनको तोड़ो ना, उनको फॉलो करो और स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ठीक है, एक होती पोमोडोरो टेक्निक, आई थिंक अगर आपने पढ़ा होगा, एक होती पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, मान चलो ये आप हो, ठीक है, और पोमोडोरो टेक्निक से आप पढ़ रहे हो जब, तो आप क्या करोगे, आप मान चलो आपकी हैबिट है 35 मिनट आपका कंसंट्रेशन बन जाता है, तो 35 मिनट आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ही कह सकते हो डीप जाके पढ़ाई करनी है, और 35 मिनट जैसे हो जाए तुरंत पढ़ाई बंद, 5 मिनट रेस्ट करो, मजे करो, फिर से 35 मिनट पढ़ो, फिर से 5 मिनट रेस्ट करो। तो ये पोमोडोरो टेक्निक होती है। अगर आप बताना तो मैं आपको ये समझा दूंगा अच्छे से कैसे इसका इस्तेमाल करके हम और अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन बिल्कुल सही बता दिया है, इंडिया लिख लेना, एक की वर्ड याद रखना, इंडिया। फ्रूट टाइप आपने बताया, फ्रूट टाइप बताया, फ्रूट टाइप नहीं बताया क्या, ठीक है। इसको अदर नेम किसके जानते हैं, तो क्वीन, क्वीन ऑफ ऑयल सीड कह देते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ ऑयल सीड कहते हैं, और क्या था, सिंबल ऑफ इमोर्टलिटी, बिल्कुल, वाटर ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, और पुअर मेंस घी भी कहते हैं, पुअर मेंस घी भी कह देते हैं इसको। ठीक है, पुअर मेंस घी कहते हैं। सोइंग कब करते हैं, जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई में करते हैं, बिल्कुल सही है। चलो 2 बच गए, फ्रूट टाइप और आपका प्रोटीन, प्रोटीन कैप्सूल, कैप्सूल आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, और एक बच गया, प्रोटीन परसेंट नहीं बताया, प्रोटीन परसेंट कितना होगा बोलो। कैप्सूल सही है, पुअर मेंस घी है, जून जुलाई खरीफ, ठीक है, बहुत सही, पुअर मेंस घी सही है। ये एक बच गया, एक ये बच गया, ये इसका करेक्ट आंसर करो, 18 से 20, ठीक है। चलो यानी कि आपको पूरी जो क्रॉप है वो रिवाइज भी हो गई और आपने पढ़ भी लिया। आप क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं, 5 मिनट दे के खुद का रिवीजन कर लेना। अब हम पढ़ने वाले हैं जूट। ठीक है, जूट इंपॉर्टेंट है, और जूट क्रॉप बेसिकली कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे जो इसमें प्रैक्टिस की जाती है, कल्चरल प्रैक्टिस होती है, जब इसको हम हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद की प्रैक्टिस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम पूरी क्रॉप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं अपना वही तरीका है ना, इंट्रोडक्शन, फिर से नई क्लास में हम लोग जुड़े हैं, समझ लो। चलो सबसे पहले जानेंगे 2 प्रकार का हमको जूट देखने को मिलता है, एक को हम कहते हैं व्हाइट जूट और एक को कहते हैं हम टोसा जूट, या इसको अफ्रीकन हम जूट बोल देते हैं। ठीक है, चलो अच्छा सूरज ने बाय किया, हमने सोचा तुम लोगों ने बाय कर दिया, सूरज को जाने दो। चलो आ जाओ, इसको हम व्हाइट जूट को हम क्या कहते हैं, इंडियन जूट कहते हैं। ये क्या है आपका, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, क्या है, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। दूसरा हमारा टोसा जूट है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको अफ्रीकन जूट कहते हैं। ये आपका कॉर्कोरस ओलिटोरस है, कौन सा, कॉर्कोरस ओलिटोरस है, कॉर्कोरस ओलिटोरस है, कॉर्कोरस ओलिटोरस है, कौन सा, ये कौन सा है, ये आपका टोसा जूट है। और आपका व्हाइट जूट है, जिसको आप इंडियन जूट कह रहे हो, कौन सा है, कार्कोरस कैप्सुलरिस, कार्कोरस कैप्सुलरिस, बोलो फटाफट, है ना। चलो फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली आपको हमेशा ही इंपॉर्टेंट रही है, हमेशा ही इस फैमिली से क्वेश्चन आए हैं, और कभी कभी बुक में आपको मालवेसी भी मिल जाएगी, मालवेसी। तो आप सिर्फ एक ही याद रखना, टिलियेशी, क्योंकि मालवेसी तो आपको ऑप्शन में मिलता नहीं है, टिलियेशी मिलता है, तो आप टिलियेशी आंसर याद रखना। क्रोमोसोम नंबर बात करें तो 14 याद रखना, 14 क्रोमोसोम आपको और किसमें देखने को मिले थे, किसमें मिले थे, चिकपी में मिले थे, पी में होते हैं। ठीक है, तो याद रखना। इसके अलावा इन्फ्लोरेसेंस इसका होता है रेसियम साइमोज होता है, साइमोज याद रखो। ओरिजिन की बात करें तो बर्मा वाला रीजन या हम साउथ चाइना वाला रीजन की बात करें तो वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, फ्रूट टाइप जो होता है इसका कैप्सूल होता है, और जो फाइबर इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इससे जो फाइबर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं जूट से, उसको हम ब्लास्ट या स्टेम फाइबर कह देते हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा अभी क्या होता है ब्लास्ट वाला सिस्टम। ठीक है, ये बेस्ट फाइबर क्रॉप मानी जाती है, और ये जो आपको यहाँ पे फाइबर आप जब एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, बेस्ट फाइबर
जो स्टेम से आप निकालते हो, ये फाइबर जो आपका है क्या, पूछे कि फाइबर जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो बेसिकली किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये फ्लोएम जो फाइबर होती है इसको हम सेकेंडरी फाइलम कहते हैं। और जो इसमें एक एस्कुलर काइमा पाए जाते हैं, बेसिकली वो सेल्स होती हैं, उनके थ्रू हम फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट आपकी फाइबर क्रॉप है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी, कॉटन थी, कॉटन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकंड जो हमारी इंपॉर्टेंट आती है वो आपकी फाइबर क्रॉप में जूट निकल के आती है, इसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना, गोल्डन फाइबर जो है वो कौन सा है, जूट है। इसके अलावा मोर जो पॉपुलर आपको देखने को मिलता है वो व्हाइट जूट देखने को मिलता है, व्हाइट जूट। ठीक है, इस व्हाइट जूट से ही बहुत सारी चीजें हम लोग, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में भी लाए जाते हैं। जो प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं जूट को एक्सट्रैक्ट करने की, उसको हम रेटिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम रेटिंग। और रेटिंग में एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं, जो मान चलो ये जूट का प्लांट है, इसको हम क्या करेंगे, पानी में भिगो देंगे। पानी में भिगोएंगे तो इसमें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होगी, तो इसकी जो वार्क है, ये फ्लेम वाला पोर्शन है, यादा जिसको बोलते हो हिंदी में, वो क्या होता है, निकल जाता है। निकल जाता है या तो हम क्या करेंगे, उठाएंगे, ये मारा, ठीक है, तो ये इसका बाहर निकल गया। या तो क्या करेंगे, एक एक प्लांट को उठा के खींचेंगे उसको। ठीक है, दो मेथड होते हैं रेटिंग के, बताऊंगा अभी। तो याद रखना, रेटिंग के थ्रू क्या है, फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और निकालते क्या इसमें है, जो फ्लोएम होता है इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, जो आपकी बेस्ट फाइबर देखने को मिलती है, फाइबर पर के सूट के, अगर हार्वेस्ट आपको करना है तो बिफोर फ्लावरिंग आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंडिया फर्स्ट रैंक है बोथ एरिया ऑफ प्रोडक्शन में जूट के, बर्ड में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कमर्शियल जो ब्लास्ट हम अभी वर्क कर रहे हैं, जो बात की बात कर रहे हैं, जो फाइबर आपका होता है ये फ्लोएम वाला है। ठीक है, फिर से फ्लोएम फ्लोएम याद आ रहा है, याद रखना आप लोग। समझ गए, यहां से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, समझ गए क्या है। जूट में रेटिंग प्रक्रिया है, इसमें हम फाइबर जो है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, खींचते हैं। ठीक है, दो मेथड अपनाते हैं, एक तो सिंगल प्लांट वाला, एक हम पूरा गट्ठर बना के उसको लूज कर देते हैं, पानी में डाल के, फर्मेंटेशन होता है, माइक्रो एक्टिविटी होती है, और फिर हम उसको पूरे पूरे चट्टे से निकाल देते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक समझ गए। और जो निकाल रहे हैं वो क्या है, वो फ्लोएम वाला पोर्शन आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हमने दो अभी यहाँ पे आपको पढ़ा है, कौन कौन सा, एक तो आपका है कारकोरस कैप्सुलरिस, क्या है, कारकोरस कैप्सुलरिस, कारकोरस कैप्सुलरिस। दूसरा कौन सा है, कारकोरस ओलिटोरस, कौन सा है, कारकोरस ओलिटोरस। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या देखने को मिलते हैं, सबसे पहले समझेंगे। जो आपका कारकोरस कैप्सुलरिस है ये आपका शॉर्टर प्लांट होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो लीफ होती है डार्क कलर देखने को मिलता है इसका। ठीक है, इसका डार्क कलर देखने को मिलेगा। लीफ ये वेटर होंगी टेस्ट में, और फ्रूट इसका राउंड होगा। सीड्स जो इसके डार्क कलर के होंगे, और फाइबर इसका व्हाइट होगा। ठीक है, व्हाइट कलर का इसका फाइबर देखने को मिलेगा। ये आपके किसके हो गए, कारकोरस कैप्सुलरिस, कारकोरस कैप्सुलरिस हो गया। दूसरा आता है कारकोरस ओलिटोरस, कारकोरस ओलिटोरस, ये आपका बड़ा प्लांट इसका देखने को मिलता है। लीफ इसकी लाइट ग्रीन होती है, स्वीट और बिटरनेस इसमें नहीं देखने को मिलती लीफ में। फ्रूट इसके इलोंगेटेड होते हैं। सीड्स ये आपके ऑलिश ग्रीन कलर के देखने को मिलते हैं, और फाइबर जो इसका होता है गोल्डन कलर का देखने को मिलता है। ये आपको डिफरेंस समझने पड़ेंगे दोनों में, प्लांट में। ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एनाटॉमी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्या क्या सीड में डिफरेंस है, कैसे कैसे प्लांट की लीफ में डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारी फीचर्स यहाँ पे आपको दिए गए, याद कर लेना। अगर कोई पूछता है या एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछे कोई स्टेटमेंट बना के, तो आप बता सकते हो। ठीक है, रिविजन कर लेना इसका एक बार, फिर आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये देख रहे हो ये क्या है, ये जो निकाला गया है रेटिंग के प्रक्रिया के थ्रू, जो फाइबर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, ये जो फाइबर यहाँ पे निकाला गया है इसको क्या कर रहे हैं, हम सुखा रहे हैं। ठीक है, ये चलो आगे बात करते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल रीजन में लगभग 70% आपको इंडिया का जूट जो प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में होता है, और 75% इंडिया का जूट प्रोडक्शन यहीं से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। अगर जूट फाइबर की बात करोगे तो इसमें सेलुलोज जो है लगभग 60 से 61% देखने को मिलता है, और इसमें हेमू सेलुलोज जो देखने को मिलता है ये 15 से 16% देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें लिग्निन जो होता है ये आपको 12.5 से 13% देखने को मिल जाता है, आप लोग याद रखना। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे कि जो जूट की, आप जूट इसकी फाइबर की बात कर रहे हो, फाइबर जूट की बात कर रहे हो, ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, सेलुलोज लगभग 60%, हेमिसोलुलेस लगभग 15%, और लिग्निन लगभग 13%, इतना आप याद कर सकते हो। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है जूट की। अगर हम बात करें तो इससे हम इसे एज ए कैश क्रॉप में हम लोग लेते हैं, नगदी फसल। ठीक है, नगदी फसल होता है, कैश क्रॉप का मतलब है नगदी फसलें। ठीक है, नगदी फसलें नगदी फसलों में आती है। और इससे क्या, इससे हम लोग करते क्या है, तो इसको बेसिकली जो बैग होते हैं, ठीक है, जूट बैग होते हैं, जूट बैग बनाने में यूज करते हैं। जो मैट होती हैं उनको बनाने में यूज करते हैं। रोप्स होती हैं, सावन आया झूला झूलो, है ना, वो आप पता नहीं, अब तो गांव में हम लोग नहीं जाते हैं, सारे रिलेशन सारी चीजें कहीं ना कहीं अब तो हट गई हैं। और पहले तो सावन आता था तो बरसात मतलब स्टार्ट होने वाली होती थी, मानसून आ रहा होता है, जैसे मान चलो मानसून प्रवेश कर चुका है इंडिया में, और खूब मस्त गांव में एंजॉय होता था। और जो कांस होती है, एक पौधा होता है, वीड होता है बेसिकली कांस,
इसको पतेल बोलते हैं लोकल भाषा में, हिंदी में पतेल बोलते हैं। तो उससे झूला बना के, है ना, हम लोग दादी, मम्मी और बुआ वगैरह आती थी उस समय, और वो पूरा एक प्लांट बहुत बड़ा होता था, उससे मतलब झूला अटैच होता था, और बहुत अच्छे से झूला वो लोग गाना गाते थे, है ना। तो फैमिली की जो भी मतलब महिलाएं थी वो उन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाती थी, और अच्छा लगता था। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी थी हमारे उसमें कल्चर में, हमारी चीज़ें। अब तो धीरे धीरे सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसको ट्रेडिशन को ही चेंज कर दिया इस मोबाइल फ़ोन ने एक तो, और वो जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी थी। अभी हार्ट अटैक आता है, अभी लोगों को आप सुन रहे होंगे कि उसको हार्ट अटैक आ गया, आपके रिलेटिव में कहीं उसको किसी को हार्ट अटैक आ गया। और जब आप झूला झूलते हो ना, झूला सावन में जो झूला झूलते हो, तो अगर आप लोग, तो हम, मुझे लग रहा है जितने लोग हम लोग क्लास में हैं, अगर हमारे घर के जो मतलब गांव में हमारे जो लोग हैं, अगर उनके साथ तुम झूला झूल लो तो आपको पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। और वो कहीं ना कहीं जो चीजें थी हमारे ट्रेडिशन में वो इतनी ज्यादा अच्छी थी, वो सब हार्ट अटैक वगैरह इन सबसे समस्या को दूर कर देती थी। उसमें क्या होता है, एक झूला होता है सिंपल, आप बैठ के झूल रहे हो। एक होता है पैंग बढ़ाना, पैंग बढ़ाना इन द सेंस कि उसमें क्या होता है, खड़े होके दो लोग खड़े होते हैं, दोनों लोग अपना पैरों का इस्तेमाल करके पूरे झूले को ना एयर इंडिया का फाइटर जेट बना देते हैं, पूरा एकदम पूरा इस तरीके से वो जाता है, ऐसे एकदम खड़ा हो जाता है, फिर इधर वाला लगाता है जोर तो इधर वाला खड़ा हो जाता है, इस तरीके से वो चलता है बहुत तेज। तो अगर आप लोग नहीं बैठे हो उस तरीके से, आप लोगों ने नहीं एंजॉय किया है, तो वो तो आप बैठ जाओगे गांव वाले के साथ ना, तो आप हार्ट अटैक कर दो आ जाएगा। तो उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी अच्छा होता था, हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिट थी। तो हार्ट अटैक गाँव में नहीं आता है, ये शहरों में सिर्फ आता है हार्ट अटैक, है ना। चलो, तो इसके अलावा इसमें कारपेट भी बनाते हैं और बहुत सारे आइटम हम इससे बनाते हैं, ये आप चीज याद रखना। रोप्स हो गई, बैग्स हो गए, या ये सारी चीजें आप लोग इससे बनाते हो, ठीक है। चलो आगे जाओ। अब दोनों में डिफरेंस तो हमने बता दिया, लेकिन थोड़ा और समझ लो स्पीसीज वाइज डिफरेंस क्या क्या है। तो जो कारकोरस कैप्सुलरिस है, इसको व्हाइट जूट के नाम से जानते हैं, टेटापेट के नाम से जानते हैं, बीटर टेस्ट में होता है, और अभी बता दिया आपको स्मॉलर होते हैं, सीड लॉन्गर होते हैं ओलिटोरस में। इसके अलावा इसको ग्लोबुलर शेप में देखने को मिलता है। ओलिटोरस आपको जैसे बताया फाइबर जूट, जो फाइबर जूट है बेसिकली स्वीट टेस्ट में होता है, लॉन्गर है और सीड स्मॉलर है, और ग्लोबुलर देखने को मिलता है, बता चुका हूँ, फिर से आ गया। अब आते हैं हम, दोनों में हमें डिफरेंस करना है, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस है वो थोड़े उनको समझ लें। किया है, अच्छा तुम लोगों ने किया है, हाँ? बढ़िया है। पटना कहते हैं गांव में, अच्छा। पैंग बढ़ाना भी कहते हैं, मतलब पैंग बढ़ाना उस ऐसे भी कुछ एक शब्द होता है, इस्तेमाल करते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है, जरूरी सारी चीजें हैं। चलो आते हैं डिफरेंस समझ लेते हैं, पैरामीटर कौन कौन से हैं। तो कारकोरस ओलिटोरस, कारकोरस कैप्सुलरिस में पहले तो हमें पता चल गया है। अब इसके और नाम क्या क्या होते हैं। तो जो आपका कारकोरस ओलिटोरस है, इसको मीठापेथ या टोसा जूट कह देते हो, और जो कारकोरस ओलिटोरस है इसको टीटा या फिर व्हाइट जूट कह देते हो, ठीक है। इसका ओरिजिन जो है वो ओरिजिन अफ्रीका में हुआ है, और वो आपका जो कारकोरस कैप्सुलरिस देखने को मिल रहा है इसका बर्मा में हुआ है, ठीक है। प्लांट हाइट की बात करें तो लगभग 5 से 12 फीट का ये प्लांट देखने को मिलता है। सिलेंडर आपका स्टेम होता है, ये 5 से 15 फीट का आपका प्लांट होता है, सिलेंडर इसका भी स्टेम देखने को मिलता है। क्रॉप ड्यूरेशन की बात करोगे तो 3 से 5 मंथ का ये आपको देखने को मिलता है टोसा जूट, और 4 से 5 मंथ का आपको व्हाइट जूट देखने को मिलता है। स्पेसिंग की अगर आप बात कर रहे हो तो इसको 25x5 पे लगा सकते हो, या आप लगा सकते हो 30x5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। 3 से 4 सेंटीमीटर आपको डेप्थ रखनी पड़ेगी सीड की। सोइंग कब करते हो तो मिड मार्च से स्टार्ट कर देते हो सोइंग करना, और जो व्हाइट जूट है इसको आप लास्ट फरवरी से मार्च तक स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। सीड रेट बता देंगे अभी, 4.5 से 5 तक जाता है, उसमें 6 तक चला जाता है, 6 से 8। चलो आ जाओ। फिर आता है एरिया प्रोडक्शन में, इंडिया में सबसे ज्यादा आपका इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, फिर बांग्लादेश में होता है, ये वर्ल्ड का हो गया। प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा उज्बेकिस्तान की है, और इंडिया में बात करोगे तो वेस्ट बंगाल सबसे पहले पे आता है, बिहार में भी होता है। एरिया प्रोडक्शन सभी में आपको कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल आगे देखने को मिल रहा है। कारकोरस ओडिटोरस और कारकोरस जो आपका कैप्सुलरिस है, यानी कि व्हाइट जूट और आपका टोसा जूट, इसमें कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। डिफरेंस इन द सेंस हमने पढ़ लिए हैं सारे डिफरेंस क्या क्या, इनकी वेराइटीज हैं, उनको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपकी नवीन हो गई, शाखी टोशा हो गई, चेतल टोशा हो गई, वसुदेव हो गई, रावती हो गई, ठीक है, और महादेव हो गई, इसके अलावा शुभाला हो गई, सौरभ हो गई, शक्ति हो गई, और सुरेन हो गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, तो याद रखना ये किसकी है, टोशा जूट की है, ठीक है। दूसरा आता है व्हाइट जूट। व्हाइट जूट में आपका शुभ जूसोना हो गई, सोनाली हो गई, इसके अलावा रिश्मा हो गई, ठीक है, पद्मा हो गई, विधान पार्ट 1 हो गई, जयदेव हो गई, विधान जो विधान यूनिवर्सिटी है वो काम अच्छा करती है वहाँ वेस्ट बंगाल में आपके, मिथाली हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, उनको आप याद कर सकते हो।
चलो इसके अलावा दो और भी आपकी दोनों मतलब दोनों की इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैरायटीज आपको दी गई हैं। जो विधान यूनिवर्सिटी है बेसिकली वो अच्छा काम करती है जूट पे, उसके थ्रू बहुत सारी वैरायटीज निकाली गई हैं। एक याद करना, कार्कोरस जो आपका ओलिटोरस है जिसको टोसा जूट कहते हैं, इसकी अगर एक वैरायटी आपको याद करनी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी तरुण और इरा और सौरभ, ये तीन इंपॉर्टेंट याद रखना। और इसको कार्कोरस ओले जो कैप्सुलरिस है व्हाइट जूट, इसमें आपको मोनालिशो और विधान की जितनी भी निकाली जाती है वो मोस्टली आपको जूट के ही वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। हाइब्रिड ये आप इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर सकते हो। आते हैं क्लाइमेट में, क्लाइमेट का डिस्कशन कर लेते हैं। क्लाइमेट में बेसिकली क्या है, ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट सबसे अच्छी मानी जाती है इसको उगाने के लिए। और हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होगी कहाँ, तो पता है आपको, जहाँ बारिश ज्यादा होगी तो ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पे होगी, ठीक है। टेम्परेचर लगभग आपका 24 से 37 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है, और ह्यूमिडिटी लगभग आपकी 90% होनी चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर बात करोगे तो 24 से 31 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, ये ऑप्टिमम अच्छा माना जाता है। सॉइल की बात करते हैं तो एलुवियल या फिर कह सकते हैं हम यहाँ पे जो लोमी सॉइल्स हैं, एलुवियल सॉइल्स या फिर लोमी सॉइल्स हैं, ये बेस्ट मानी जाती हैं जूट के कल्टीवेशन के लिए। पीएच अगर 4.5 से लेके 5.5 है तो बढ़िया पीएच माना जाएगा और अच्छे से इसको उगा सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूरा स्लाइड में कुछ भी नहीं याद हो रहा तो एक तो याद ही कर लो, ठीक है। आगे आ जाओ, फिर आते हैं हम सीड रेट की। तो सीड रेट दोनों में अलग अलग देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम याद करेंगे कैप्सुलिडिस का, तो 8 से 10 किलोग्राम, और ओलिटोरस का 10 से 12 किलोग्राम यहाँ पे देखने को मिलता है। स्पेसिंग जो कैप्सुलिडिस है इसमें 30-10 रखते हैं, ओलिटोरस में 20-10 रखते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिएंट की बात करो तो अगर रेनफेड में उगा रहे हो तो 20-40-20-20 दे देना, और इरिगेटेड में उगा रहे हो तो 80-40-20 दे देना। ये आपका न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद करना क्या है कि अगर आप रेनफेड पे उगा रहे हो, बरसात आ रही है, तो आपको 40 देना है, 20 देना है, 20 देना है। और इरिगेटेड कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या है आपको 60, 80, 40, 40। कोई बता सकता है रेनफेड में हम कम क्यों दे रहे हैं और इरिगेटेड में हम ज्यादा क्यों दे रहे हैं, बताओ। कोई बता सकता है, कोई लॉजिक है क्या इसका, क्या कोई लॉजिक है इस चीज का, बोलो। रेनफेड में हम क्या कर रहे हैं, हम कम दे रहे हैं, इरिगेटेड में हम ज्यादा दे रहे हैं। इसका कोई रीजन है या सिर्फ ऐसे ही लिख दिया, बताओ क्या रीजन है, बोलो बोलो फटाफट बोलो। कोई रीजन है क्या इसका, बिल्कुल रीजन है, याद रखना। देखो रेनफेड में क्या होगा, वर्षा हो रही है, तो वर्षा होती है तो आप सभी को पता है बिजली तड़पती है तो क्या होता है, इसी से नाइट्रिफिकेशन जो होता है, एक नेचुरल नाइट्रिफिकेशन होता है, आर्टिफिशियल होता है एक, तो हम लैब में करते हैं, ठीक है, हार्बरबॉस मॉडल द्वारा जो नाइट्रोजन को हम कहीं ना कहीं बनाते हैं। इसके अलावा जो तड़ित कह सकते हैं, तड़ित जो प्रकाश होता है जो वातावरण में बिजली गरजती है, तो उसके थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, याद रखना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कहीं ना कहीं इसमें घुलन हो जाता है और उसके थ्रू हमें कम देनी मिलती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, आई थिंक समझ गए यार, होशियार हो गए सबके सब। चलो आगे आ जाओ। शोइंग की बात करेंगे तो दो मेथड अपनाते हैं, एक तो लाइन शोइंग करते हैं, दूसरा हम यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग मेथड को अपनाते हैं। और जूट क्रॉप प्रोडक्शन लगभग 4 से 5 मंथ की आपको देखने को मिलती है, ठीक है, 4 से 5 मंथ में आपको कंप्लीट हो जाता है। सबसे बेस्ट टाइम मार्च टू अप्रैल, मिड अप्रैल देखने को मिलता है। शोइंग डेप्थ वही मैंने बताया था 3 से 4 देखने को मिलती है, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे। तो FYM 1.5 महीने पहले, 1 से 1.5 महीने पहले डाल सकते हो, 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन अभी बता दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत करना उसको, ऐसा कोई रोल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें क्रिटिकल जो क्रॉप पीरियड देखने को मिलता है, ये 15 से 60 का मिलता है। और प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में आपको फ्लोरोक्लोराइन डालनी है अगर बीट ज़्यादा है। 2 मैनुअल आप बीडिंग कर दो 3rd to 5th वीक पर आफ्टर द सोइंग, तो ये इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब आती है 2 प्रक्रियाएं जो कि आपको जाननी चाहिए, क्या है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेटिंग प्रक्रिया, ठीक है, एक हमारी रेटिंग प्रक्रिया। बेसिकली मान चलो ये प्लांट आपका है, हार्वेस्टिंग कर लिया, और रेटिंग में क्या होगा, आप पानी में इनको डाल सकते हो, ठीक है, प्लांट को पानी में डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक एरोबिक फर्मेंटेशन होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया काम करते हैं, एनोरेबिक फर्मेंटेशन देखने को मिलता है, इसमें फंगस भी है, बैक्टीरिया भी है। फंगाई बेसिकली इसको क्या करते हैं, लूज करते हैं इसके फाइबर को, इसको डिकम्पोज करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, ठीक है। इसकी जो पैक्टिन और हेमिसेलुलोज और सेलुलोज पाया जा रहा है उसको अलग कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इसको लूज करते हैं। तो उसके थ्रू क्या है, हम जो इसकी फाइबर है इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है वो 34 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेटिंग में यही, ठीक है। रेटिंग बेसिकली क्या है, रेटिंग में हम क्या कर रहे हैं, रेटिंग में क्या कर रहे हैं, जो फाइबर है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, बाय द बैक्टीरियल या कह सकते हैं फंगस, जो बैक्टीरिया है, फंगस से जो बैक्टीरिया है वो इसको डिकम्पोज कर रहा है,
डिकम्पोज कर रहा है, डिजोल्व कर रहा है। पैक्टिन है इसमें, जो हेमिसोल्यूलर है, सेलुलोज है, उसको क्या कर रहा है, वो डिजोल्व कर रहा है, तो उसके थ्रू हम रेटिंग कर रहे हैं। एक प्रक्रिया होती है रिबोनिंग। रिबोनिंग हमारे यहाँ नहीं की जाती है, हमारे यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं की जाती है। रिबोनिंग ये की जाती है चाइना और ताइवान में। जानना हमारे जरूरी है, पूछ दे तो क्या बताओगे आप लोग, क्या जानना जरूरी है? तो यहाँ पे जो बेसिकली हमारा प्लांट होता है, ठीक है, इसमें इससे हम पील करते हैं। पील मतलब खींचना, ठीक है, खींच लेना, पील कर देना। पील क्या करते हैं, वार्क को, जो कच्ची वार्क होती है, इसको ग्रीन प्लांट से ही इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट, नहीं कहते इंसान को कोई वर्ड यूज करता, चमड़ी खींच देंगे, तो बेसिकली वही यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ये जो बेचारा ग्रीन प्लांट होता है, उसका जो बार्क होता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। हम तो इतने पापी नहीं है इनके चाइवान और जो आपका चाइना वालों की तरह, ऐसा तो हम लोग नहीं करते और बढ़िया नहीं करते। देखो प्लांट में भी कहीं ना कहीं जान है ना। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांधने में उनके रस्सी चाहे जहां उन्हें ले जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, सुना है तुम लोगों ने, पढ़ा है? तो ये थोड़ी प्रक्रिया ज़्यादा कह सकते हो एज ए नेचुरल फ्रेंडली तो नहीं है, और फ्रेंडली नहीं है तो हम नहीं करते इस चीज़ को, ठीक है। चलो अच्छी बात है। इसकी जो कच्चा ही वार्क होता है उसको ही हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको खींच लेते हैं, ठीक है। ये आपका रिबोनिंग याद रखना, चाइना में होता है, और इसमें हार्वेस्ट करके बंडल बना लेते हैं। उनको आप क्या करते हो, उनको फिर आप उनसे डिकम्पोज कराते हैं उनको। ये देख रहे हो, ये आपका रेटिंग प्रक्रिया देखने को मिल रही है। और ये जो प्रक्रिया देखने को मिलती है रिबोनिंग, स्टेम जो कच्चा होता है, ठीक है, कच्चे जो प्लांट से, उसी से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो रिबोनिंग और रेटिंग आई थिंक समझ गए होगे। ये थोड़ा प्रोसेस समझ लेना, यहाँ से हो सकता है, मुझे लगता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो क्या क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लेंगे, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। जब प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग हम कर रहे होंगे तो प्रोसेस क्या अपनाते हैं, हम प्रोसेस क्या अपनाते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको उगाएंगे, फर्स्ट हमारा कल्टीवेशन किया जाएगा। सेकंड हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग कर लेंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे, रेटिंग करेंगे, ठीक है। यानी कि जो प्लांट आपका है, इससे क्या करोगे, ये बार्क को रिमूव करोगे, वार्क को आप लोग रिमूव कर लोगे, इस तरीके से वार्क को रिमूव कर लोगे इन प्लांट से। फिर उसकी स्ट्रिपिंग करोगे, स्ट्रिपिंग मतलब सिर्फ बांधना होता है, ठीक है, बांध। फिर उनको वॉश करोगे, फिर उनको ड्राई करके फाइनली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको बाइलिंग या पैकिंग आप कर सकते हो। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये स्टेज है, आपसे अगर पूछ लिया जाए, लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स में देखा है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो प्रोसेस याद करना, कल्टीवेशन होता है, फिर हार्वेस्टिंग, फिर रेटिंग, फिर स्ट्रिपिंग, फिर वॉशिंग, फिर ड्राइंग, फिर फाइनली पैकिंग। बोलो, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, रेटिंग, स्ट्रिपिंग, वॉशिंग, ड्राइंग एंड फाइनली पैकिंग, ठीक है, डन। ये आपका प्रोसीजर है। इस तरीके से आपको जो जूट मिलता है, जो आप रोप्स वगैरह बनाते हो, तो ये आपका प्रोसीजर होगा। इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो कि याद रखना, जैसे कि आप जब इल्ड की आप बात कर रहे हो, तो ग्रीन प्लांट का जो वेट होता है, ठीक है, वहां से 45 से 50 टन आप पर हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। फाइबर जो इल्ड है आपको 2 से 2.5 टन देखने को मिलती है पर हेक्टेयर के हिसाब से। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड। ये वाली जो इंपॉर्टेंट स्लाइड क्यों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हो सकता है पूछे जाए, पूछे गए भी हैं पीछे। जैसे कि एक आपका है JTRL, इसका मतलब है जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी, कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। इसके अलावा CIRJAF, आई थिंक ये भी अभी हाल फिलहाल में AGD में आया था कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है। क्या है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर, ये आपका गोरखपुर वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। फिर आता है एक और इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, NIRJAFT, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड अलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है। सभी वेस्ट बंगाल में ही जूट से रिलेटेड। इसके अलावा नेशनल जूट जो बोर्ड है, ये नेशनल जूट बोर्ड एक्ट 2008 में आया था। ये बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आता है, ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। तो जब भी जूट बोले तो एक काम करना, आंख बंद करके वेस्ट बंगाल पे चले जाना है, ठीक है। वेस्ट बंगाल को आंसर करेक्ट कर देना, वही मिल जाएगा। सभी में वेस्ट बंगाल ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो आई थिंक पूरी हमारी क्रॉप ये भी हो गई, अब तो कुछ बचा नहीं है। अब बताओ, आप समझ आ गया? MCQs कर लें हम लोग, MCQs कर लें। बस 2 क्लासेस हमारी और इंपॉर्टेंट है, उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। एक आपका P क्रॉप रहेगी और एक और इंपॉर्टेंट आपकी क्रॉप है, ठीक है। चलो खत्म कर लेंगे जल्दी हम, और बताओ समझ आ गया? क्वेश्चन करें हम लोग, क्वेश्चन करें फटाफट, बताओ।
चलो, समझ आ गया सर? बहुत मजा आ रहा है आपसे एग्रोनॉमी पढ़ के, अच्छी बात है, मजा आना चाहिए। मैं कोई भी सब्जेक्ट आपको अगर पढ़ाऊंगा तो हम मुझे चाहिए बस आपको याद हो जाए। इतना छोटा क्लास, अच्छा, प्रवीण को देख रहे हो, छोटा क्लास बता रहे हैं। रुक जाओ, इनको मैं पकड़ लूंगा, तुम लोग चले जाना, इनको मैं पकड़ के, हाँ, एक और क्रॉप खत्म करवा देता हूँ। बस आपका 24 तारीख आज हो गई, 26 को आई थिंक ये आपका एग्रोनॉमी खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर कुछ बचेगा तो तुम चिंता ना करो, तुमसे ज़्यादा चिंता मुझे हो जाती है अगर क्वेश्चन नहीं आता है या कुछ बच जाता है। ठीक है, इस सिलेबस की चिंता ना करना, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा तुमको, छोड़ूंगा नहीं, है ना। जब तक हमारा सिलेबस खत्म नहीं हो जाता, क्रॉप हो नहीं जाती, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं PYQs भी देखता रहता हूँ, है ना। जो जो क्वेश्चन मिल जाते हैं वो मैं यहाँ पे आपको किसी न किसी माध्यम से करवा देता हूँ, या तो ऐड कर देता हूँ उसी में पॉइंट, वो ठीक है, कवर हो जाते हैं। और क्या मैं भी क्वेश्चन बना के ला सकता हूँ ना, लेकिन नहीं, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को प्रयोग करो, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उनको ट्राई करो, और जो जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। फाइनली हमें चाहिए था ये, बाप रे, गजब, गजबे काम किए हो, 100%। चलो एक और बता दो फिर इसी बात पे। वेस्ट वेस्ट टेम्परेचर फॉर रेटिंग, ए ऑप्शन 30 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 34 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 40 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन 45 डिग्री सेल्सियस। एक बार और चाहिए, 100% कर दो, प्लीज कर दो। बदतमीजी मत करना, जिसने गड़बड़ किया यार, कितना अच्छा लगता है वो, देखो 100% आता है तो कितना अच्छा लगता है, और तुम लोग उसको पता नहीं क्यों नीचे ग्राफ पे पहुंचा देते हो। चलो बताओ, खुश रहो, मस्त रहो, सब हो जाएगा, चिंता ना करो, बताइए। थैंक यू मनीष। कुछ लोग तो ऐसे पापी इंसान हैं, उनको ग्राफ अगर 100% चले जाए उनको जलन होने लगती है, वो सच में जाके आता भी है, लो हम करेंगे गलत, हम नहीं जाने देंगे ग्राफ ऊपर, है ना। तो ऐसा मत करना। एक बार और चला जाने देना, ये मुझे अच्छा लगता है, 100% तो चीज़ें जरूरी हैं। और रहने दो भैया, तुमसे नहीं कहेंगे, तुम लोग ज़्यादा ही बड़े हो गए हो, है ना। कहते हो, एक होते हैं बच्चे ढीठ, एक होते हैं नालायक, और फिर होते हैं ग्राफ को कम करने वाले। समझ रहे हो क्या, किस तरीके से तुम्हें समझा रहे हैं, बताओ। और क्वेश्चन एक क्या आता है यहाँ से जूट से, रुक जाओ, एक बोलो बोलो। हाँ, तुम लोग वही हो, सही बात है, सही बात है, वही हो तुम लोग, है ना, मानोगे नहीं। ग्राफ अगर 100% चला जाए तो तुम्हें जलन होने लगती है। और कुछ हो सकता है क्या भला आपका?
बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, बहुत ही कम कर दिया अब तो तुमने ग्राफ। एक और पूछूंगा, क्वेश्चन लिख लेना। विच प्रैक्टिस नॉट कैरी आउट इन जूट। ठीक है, ध्यान से करना, क्वेश्चन थोड़ा कठिन है ये। ऑप्शन ए रेटिंग, स्ट्रिपिंग स्ट्रिपिंग, सी रिवोनिंग, डी नन ऑफ दीज। ध्यान से करना क्वेश्चन, बताओ। अच्छा, वैरायटी से एमसीक्यू बनाया करें। चलो चलो चलो, सही है, कराता हूं। करवा दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। बताओ इसका, ये स्ट्रिपिंग भी कह दो, स्टीपिंग भी अगर लिख के आ जाए ऐसे, STIPNG, तब भी सही है, कोई दिक्कत वाली नहीं। स्ट्रिपिंग स्टीपिंग सभी सही है। कौन सी प्रैक्टिस में नहीं की जाती है? सभी प्रैक्टिस की जाती है। नॉट पूछा था कोई नहीं, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। सभी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, 38% लोगों ने सही किया, गलत कर दिया आप लोग, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दिक्कत वाली बात आपके क्या बताएं, अब पता नहीं गलत क्यों कैसे कर दी हो। रेटिंग तो किया जाता है, बताया ना। रेटिंग के लिए बेस्ट टेम्परेचर क्या है? 34°C। स्ट्रिपिंग मतलब जब क्या कर रहे हो आप, प्लांट आपने इस तरीके से ले लिए और इनको आपने क्या किया, आपस में बांध दिया। ठीक है, इन आपस में बांधे, इसी को स्टीपिंग कहते हो, इसी को आप स्ट्रिपिंग भी कहते हो, बांध देना। ठीक है, आपस में। रिबोनिंग बताया था, चाइना में करते हैं, ताइवान में करते हैं। तो कौन सी नहीं की जाती है? तो इसमें सभी की जाती है, नन ऑफ दीज आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर सही होगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, ट्राई करो, अच्छा ही जाए। तो ठीक है, हमारी दोनों ग्राफ खत्म हो गई आज, और होमवर्क आप सभी के लिए रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करके आना है, रिवीजन। आज कुछ और देते हैं काम आपको। एक काम करो, LEARN करो, फिर आप PRACITICE करो, CSE करो, और फिर आप ये करो, इतना करो आप। अब ये करेंगे हम लोग इस वाले वीक, ये स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और साथ साथ बहुत ज़रूरी चीज़, खुश रहो ना। खुश रहना ज़िंदगी में काम आएगा। पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, साथ साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये लो, ये प्रवीण, आप लोग खुद को देख के भी जाओ, है ना। ये लो, मुझे तुम लोगों को बनाना बड़ा अच्छा लगता है। मैं ड्राइंग सीखूंगा, सबसे पहले तुम लोगों को चित्र बनाऊंगा, है ना। कौन बनवाएगा सबसे पहले चित्र खुद का? बताओ, मुझसे अपना चेहरा कौन बनवाना चाहेगा? मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ, बिना पैसे के काम कर दूंगा तुम लोगों का। चाहिए हो? चाहिए है क्या? ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करो, मस्त कल आना, रिवीजन करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे, विश यू वेरी बेस्ट।